गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 14 आतिथ्य। जैसे लिखा है श्री भदंत आनंद कौशल्यायन। चलते पहले इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि अतिथि जो होते हैं, मेहमान होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यायन ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपनी कटु मधुर भावानुभूति को सहज भाषा में रखा है। एक थका माना व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में, मतलब जहाँ वो किसी को नहीं जानता है, वहाँ रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव इस लेखक की यात्रा के पड़ाव में ही पाने की इच्छा और उत्साह को टूटने को और चेतना की उनको जो तिरस्कार मन में झेला है, वो आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा जीवन पथ पर वैसा ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है, कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने का। लेकिन मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं ज़रा दम लेने के बहाने भी ना ठहर सकता था, कारण उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का, कि मैं कितना चल सकता हूँ। रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है। मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता। पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। रास्ते चलते मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतलाते, मैं वहां ना ठहरता। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए। आगे एक कस्बे का पता लगा। सोचा आज वहां तक तो ज़रूर पहुंचेंगे। रात हो चली, पर तब तक उस कस्बे तक पहुंचने की धुन थी। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेडमास्टर भले आदमी हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा। हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने पर थक कर चूर हो जाने पर एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में ना रहने पर ऐसी इच्छा क्या अनाधिकार चेष्टा समझी जाएगी। जो हो, उस रात में मैं ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उस हेडमास्टर के बंगले पर जा पहुंचा। बंगला कस्बे के बाहर था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल सूरत कद को क्या निरखता, मतलब होता है निहारता, यहाँ पर निहारता होगा। वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है? मैं एक विद्यार्थी हूँ। ऐतिहासिक महत्व के स्थान को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज़ नहीं। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। मैं अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं है, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ? यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं। हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए। सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी नहीं चलने की सामर्थ्य है। फिर इस अंधेरे में कैसे, कहाँ धर्मशाला को खोजा जाए? जा रे, इससे धर्मशाला का रास्ता दिखा, कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से भी एक अधिक दर्द का मर्माहत अभिमान का।
2-4 कदम चल मैंने उस आदमी से किंचित रोष भरे शब्दों में कहा, जाओ, तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। आदमी शायद यही चाहता भी था। वह लौट गया और अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया। बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है, पूरब घुमा, पश्चिम घुमा, दक्षिण घुमा, कहीं कुछ पता न लगा। काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुँच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं, मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे जिनके घर से थोड़ी देर पहले अपना सामू लेकर विदा हुआ था। बात यह था कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा का भ्रम हो गया था और मैं कोल्हू के बैल की तरह वहाँ से चला था, वहीं पर आ पहुँचा। दौड़ो दौड़ो, देखो इसे अभी निकाला गया था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आ गया है। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2 ही 4 मिनट में आसपास के लोग ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। कुछ देर जो कुछ ना कहता वह 4 चप्पत लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरी अकल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं, बुरा फंसा था। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूँ। लोग कहते देखिए ना, अंधेर है, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की। उन्हें क्या मालूम था जो उनके लिए अंधेर है वही मेरे लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा ना रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और फिर ठंडे पानी का गिलास, फिर बैठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए, और विश्वास ना हो तो थाने में भेज दीजिए या और जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी ना थे और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का ग्लास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उनमें से 2 चिट्ठियाँ निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम और दूसरा निज़ाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था और यदि वे मुझे अज्ञानी यात्री के कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये परिचय किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों के रखने वाले के चोर ना होने की कुछ संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। लोगों की आपस में फुसफुस हुई और चाहे मैं कोई हूँ निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया। उसके पीछे पीछे मैं चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ पहलवान। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि वह दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता। यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में ही रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी ज़ोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज़ा करके मैं एक कोने में बैठ जाना चाहता था। फिर आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, मुसाफिर। इतनी रात आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। इधर जाओ, उधर हवा लगेगी। कहते हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से? मैंने पूछा। हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता? अंधे भिखमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले? क्या खाने को मिला? कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे, लेकिन मैं तो व्यग्र था। अपनी सुनाने के लिए उससे सुनने वाला मिला था और पहले पहले मुझे वही अंधा अथ से इति तक मैंने कह सुनाई, मतलब जो भी उसके साथ बीती थी वो पूरी बात सुना दी, उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। राम कहानी ख़त्म हुई तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने मुझसे पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगें? इन्हें ज़रा दबा दूँ।
मैंने कहा ना यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? है। कहाँ? मुझे दो। मेरे पास वही एक साफा था, गज 1.5 गज का टुकड़ा। मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों पर टटोला और नीचे से ऊपर तक कस कर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर में ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवत बैठा रहा, मतलब कुछ भी इधर उधर ना करे बिना स्थिर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेज़ी से दौड़ता मालूम हुआ। थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया है। तो इस प्रकार इस लेखक का आतिथ्य किया गया। तो आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा कि एक अजनबी शहर में जाने के बाद वहाँ क्या हो सकता है। और एक भिखारी ने, एक भिखमंगे ने उस अजनबी की मदद की, उनका आतिथ्य किया, उससे जितना बन पड़ता था उतना किया। इसके साथ ही ये पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। शब्दार्थ आप कर लेंगे, अच्छे से लिख के याद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।